अब हम आते हैं अपने मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, सेक्शन 10। और अगर आपको सेक्शन 10 नहीं आता ना तो ट्रस्ट मी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना बेकार है। तो सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे। एनीवेज सेक्शन 10 आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज़रूर हेल्प करेगा। तो जो सेक्शन 10 है वो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल टर्म्स में समझते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एकदम सही होते हैं और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल नहीं किए जा सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट्स अब पावर में नहीं रहेंगे। एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एग्रीव पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी। मतलब अगर वो एक्सेप्ट करती है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 बेसिकली हमें बताता है एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एकदम सही होते हैं और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। तो सेक्शन 10 के अंदर 11 एलिमेंट्स बताए गए हैं जो एसेंशियल होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2 पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तभी हो पाएगी। तो जो पार्टी ऑफर देती है उसे हम कहते हैं ऑफरर और प्रपोजर, और जो पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं ऑफरी या प्रपोजी। हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो बहुत ही ईजी है, एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकता। एग्रीमेंट मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए विथ कंसिडरेशन ऑब्वियसली। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंसेंट। कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और कंसेंट से यहाँ पे हमारा मतलब है कंसेंस एट ईडम, जिसे हम कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। बेसिकली इसका मतलब होता है जब 2 लोग एक ही चीज़ को एक ही टाइम पे वही चीज़ समझे तो हम कहते हैं कि दोनों इंसान का माइंड एक ही डायरेक्शन में था या मीटिंग ऑफ माइंड्स था। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप एक कार खरीदने गए, वहाँ पे आपको 2 कार्स दिखी, एक ब्लू कार एक रेड कार, राइट। अब वो जो दोनों कार है वो एक ही पर्सन को बिलोंग करती है और आप उससे बात करने गए हो। अब आपने एक कार को पॉइंट करते हुए कहा कि आई वॉन्ट दैट कार, पर आपने पॉइंट ब्लू को करा था और जो सेलर था उसे लगा आप रेड कार को पॉइंट कर रहे हो, और वो एग्री कर गया कि ठीक है आई विल सेल दिस कार फॉर दिस मच कंसिडरेशन। अब आप दोनों एग्री कर गए कि ठीक है आई विल बाय द कार फॉर दिस मच अमाउंट, सपोज 50 लाख, और दूसरे मान गया कि ओके आई विल सेल दिस कार फॉर 50 लाख। लेकिन यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट कर रहे थे ब्लू कार को, आपके दिमाग में ब्लू कार थी, और जो सेल कर रहा था उसके दिमाग में रेड कार थी। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में सोच रहे थे, अलग अलग चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों को एक ही चीज़ एक ही टाइम पे सोचना ज़रूरी है, तभी मीटिंग ऑफ माइंड्स पूरा होगा। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। अब जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत टाइप्स की हो सकती है, सोशल, मॉरल, लीगल, लेकिन जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लीगल रिलेशनशिप्स चाहिए। तो आप कहोगे सोशल और ये मॉरल वगैरह क्या हुई? तो सपोज आप 4 फ्रेंड्स हो, आपने डिसाइड करा कि आज पार्टी करते हैं, राइट, और आप सब एग्री कर गए कि हाँ 50-50 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ मिलेंगे। तो अब क्या हुआ कि आपने तो एक एग्रीमेंट बना दिया कि हाँ हम पार्टी करेंगे सारे, हम 50-50 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइट। तो उसमें से क्या हुआ, एक फ्रेंड जो है वो नहीं आया टाइम पे और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, और बाकी 3 पहुँच गए। अब आप सबको बहुत गुस्सा आया और आपने बोला कि ये क्या बात होती है, ये कोई बात नहीं होती, हम इसको स्यू कर देंगे, इसने हमारा प्लान ख़राब कर दिया, और आप ये सब कर लो। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सोशल रिलेशनशिप है। आप उस लड़के को अब स्यू नहीं कर सकते क्योंकि उसने कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करी थी अपने आप पे। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल रिलेशनशिप थी, वो आए नहीं आए, अब उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस आप नहीं डाल सकते। लेकिन अगर यही चीज़ आपने एक बिजनेसमैन से करी, आपने एक प्रपोजल रखा एक बिजनेसमैन को एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए,
और मीटिंग फिक्स करी और सब कुछ बात हो गई, और तब आपके साथ अगर कुछ धोखा होता है, तब आप एक लीगल रिलेशनशिप में थे, आपने एग्रीमेंट करा, कॉन्ट्रैक्ट करा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उस पर्सन को स्यू कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कौन सी पार्टी जो है वो एंटर कर रही है और क्या वो केपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब आप पूछोगे हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई पार्टी केपेबल है कि नहीं, तो इसका आंसर सेक्शन 11 में दिया है। सेक्शन 11 बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज केपेबल है एंटर करने के लिए, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन केपेबल है और उसका अपोजिट कौन केपेबल नहीं है। 11 हमें बताता है कि कौन कौन से पर्सन केपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सबसे पहला है एज, कि अगर वो पर्सन की एज मेजॉरिटी की एज है तो वो एंटर कर सकता है। मेजॉरिटी मतलब होता है 18 ईयर्स एंड अबव। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वो पर्सन एक साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब क्या, कि वो इंसेन नहीं होना चाहिए, इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वो किसी और लॉ में भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए। तो अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाइड है तो एक पर्सन जो है एंटर कर सकता है, केपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, राइट। और इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि वो कब कब एंटर नहीं कर सकता, मतलब कि या तो वो माइनर है, 18 ईयर्स बिलो है, या तो वो साउंड माइंड का नहीं है, या तो वो किसी लॉ में डिस्क्वालीफाइड है। सिंपल। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जिसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो। अब कंसिडरेशन जो है वो कैसे भी हो सकता है, कैश, काइंड, कोई एक्ट, कोई एब्सटिनेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि ये एडुकेट ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब सपोज एक 50 लाख की कार थी और आपने 5 लाख में बेच दी, तो आप बोलोगे इनकम टैक्स के हिसाब से तो ये तो गलत है, कुछ तो इसमें झोल है, राइट। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि एक बंदा 50 लाख की कार 5 लाख में उसको क्यों दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एडुकेट ना भी हो लेकिन कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के दबाव में आके किसी चीज़ को एग्री ना करें। ये सारे एलिमेंट्स पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, इसके तो पूरे पूरे चैप्टर्स है, राइट। तो अभी हम जस्ट देख रहे हैं इसका, लेकिन आगे हम इसको और अच्छे से भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा उतना ज़रूर करेंगे। तो फ्री कंसेंट होता है कि आप किसी चीज़ से दबे ना हो, आपको कोई फोर्सफुली कुछ एग्री ना करवा रहा हो कि आपके सिर पे गन रख दी और बोला कि आप इस पे साइन करो, ये एग्रीमेंट साइन करो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें आपका फ्री कंसेंट यानी फ्री विल नहीं थी। अब हम पहुंच गए अपने 8th एलिमेंट पे, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। याद आया, हमने पहले बात करी थी सुपारी वाले एग्जाम्पल की, राइट। तो हमारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गैम्बलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। आपको जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, वो लॉ के बाहर नहीं होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा पाओगे। फिर आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कुछ लॉफुल है कि लॉफुल नहीं है, राइट। तो उसके 5 पॉइंट्स दिए कि क्या क्या अनलॉफुल माना जाएगा। सबसे पहला, कुछ भी ऐसा जो फॉरबिडन बाय लॉ हो, मतलब लॉ में लिखा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, कि आप मर्डर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो कुछ ऐसे नेचर का हो कि अगर आपको अलाउ कर दिया तो वो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा हो, उसका पर्पस डिफीट कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आप किसी पे फ्रॉड करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि चलिए आज मैं आपको एक फ़ोन बेच दूंगा, आप मुझे 50 लाख दे दो, और आपका इंटेंशन उसको बेचना नहीं था, आपका इंटेंशन था फ्रॉड करना, या आप उसको नकली फ़ोन दे देते हो और बेसिकली आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है और कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को डैमेज या इंजरी पहुंच रही हो,
तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगा और आप उस पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर पाओगे। और लास्ट है हमारा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि कोर्ट उसको इमोरल बोल रहा है। तो अगर इमोरल हो रहा है कोर्ट के हिसाब से तो भी वो ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। एक एलिमेंट है एग्रीमेंट्स नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको ऐसे एग्रीमेंट्स करने हैं जिसको वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो पहले से ही। जैसे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको पहले से ही वॉइड मतलब मना कर दिया जाता है कि आप ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते, जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट या कोई गैम्बलिंग करना, ये सब कुछ चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर गए। तो अगर वो है तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है कि ऐसा ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के समझ ही नहीं आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए और कुछ मीनिंग निकल रही हो कि हाँ आपके कहने का मतलब ये था, आप ये करना चाहते हो, तो मीनिंग सही होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसे कोई भी एग्रीमेंट्स नहीं बना सकते जो हमें पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। आप कह रहे हो 50 लाख लेके आओ, अगर तुम मैं आपको 50 लाख दूंगा अगर तुम चांद तोड़ के लाओ। अब तो हमें पता ही है कि कोई चांद तोड़ के नहीं ला सकता, ये फिल्मी डायलॉग्स है और कुछ नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है किसी पर्सन के पास कि वो जाके चांद तोड़ के ले आए, राइट। तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी वैलिड नहीं माने जाएंगे। और लास्ट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो आप बोलोगे कि आपने ही तो कहा था मैम इसमें तो हम खुद बनाते हैं और स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई और लॉ का ध्यान नहीं देना है, राइट। पर साथ में मैंने बोला था कि इफ़ रिक्वायर्ड, राइट, अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपको कंप्लाई करना होगा। पर जनरली ये होता है कि कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो ये हो गए हमारे 11 एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको समझ आ गया हो सेक्शन 10 तो आप ये स्टेटमेंट जो हमने पहले बोला था वो ज़रूर समझोगे, राइट, कि अगर ये एलिमेंट्स फॉलो होंगे तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।